हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। और लंबे समय के बाद एक बार हम फिर जुड़ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल साइंस डिजिटल स्टडी पॉइंट पर। अब तक हमने इस अपने यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी सब्जेक्ट के देखे तो 2 चैप्टर के वीडियोज अपलोड कर चुके हैं। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। अगर हम देखें तो दोनों ही चैप्टर की बात करें तो दोनों ही चैप्टर अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट एम्स की बात करें तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर हम इसे 11th और क्लास के वजह से पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए ये बेस क्लियर करने में और हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आपकी एनसीईआरटी क्लास का 6th चैप्टर है, जो कि इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा पर्पज यह है क्योंकि हमने हाल ही में अपने YouTube चैनल पर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के वीडियोस अपलोड किए हैं, जो कि इस जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उस चैप्टर के लिए बेस की तरह कार्य करेगा। क्योंकि हम इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि पढ़ने वाले हैं, वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से कोरिलेटेड करता हुआ चैप्टर है, इसलिए आप एक बार, मेरा सजेशन है कि एक बार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले उस बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के लेक्चर आप जरूर देखें। और अगर पूरा चैप्टर आप नहीं पढ़ सकते तो उस बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर का आप 5 लेक्चर तो जरूर देखें, क्योंकि उसमें न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में डिटेल से बताया गया है, इसलिए आप वो लेक्चर तो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी को लेकर। जैसे ही हमारे कल्चर में है कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको देखकर उसके रिलेटिव बोलते हैं कि इसकी आंखें इसके पापा जैसी है, नाक इसके मम्मी जैसे है, और उसके बाल इसके दादाजी जैसे हैं। इस प्रकार उसके कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। उसके कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो नहीं बोलते कि ये बच्चा डोनाल्ड ट्रंप जैसा है। बच्चे के कैरेक्टर्स उसके माता पिता से आते हैं, पहले उसके दादा से उनके कैरेक्टर उनकी संतान में आते हैं, और उनकी संतान से वो कैरेक्टर जो बच्चा जन्म लेता है उनमें आते हैं। ठीक है, वास्तव में होता क्या है? वास्तव में होता यह है कि जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें मेल गेमिट, उसमें फीमेल गेमिट, क्या होता है? एग। और मेल गेमिट क्या होता है? शुक्राणु होता है, या स्पर्म बोल देते हैं इसे। वास्तव में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि ये जो गेमिट बनते हैं, ये गेमिट किससे बनते हैं? हमारी बॉडी की जो गोनाड होते हैं उन गोनाड्स में प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होती है, और उसमें मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन का मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन से होता क्या है, इनमें जो हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल में 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। और रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट में 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। उस जाइगोट में 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, और इस जाइगोट का जो माता होती है उस माता के गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन किस स्टेज में होता है? गैस्ट्रुलेशन स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। और इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज स्टार्ट होती है। और उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में वास्तव में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो डिवीजन होता है, सेल में डिवीजन होता है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 12 सेल, 16 सेल, 32 सेल, इस प्रकार
डिवीजन होता है और सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद क्या होता है कि जो इस जाइगोट में डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं, वह जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को जीन एक्सप्रेस करते हैं, जिससे लक्षण या कैरेक्टर, नए नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं और इनमें इस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी डिसाइड होती है। इसके हर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जीन कहां से आते हैं? ये जीन आते हैं माता और पिता से। माता और पिता से ये जो गेमिट होते हैं, इस गेमिट में प्रेजेंट होता है डीएनए और डीएनए पर प्रेजेंट होता है ये डीएनए प्रेजेंट होता है और इस डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं और ये जीन जाइगोट में जाते हैं और इस जाइगोट में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं और हर एक जीन किसी एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए जो बच्चा होता है वह अपने माता पिता के समान या दादा दादी के समान दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस रिप्रोडक्शन में गेमिट बनते हैं और उन गेमिट्स में 23 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं और वह गुणसूत्र आपस में, जब गेमिट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जाइगोट में 46 गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं। गुणसूत्र वास्तव में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं, वह जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और कोई भी लक्षण हमें देखने को मिलता है। जैसे हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी डिसाइड होती है, जैसे हम ऐसे क्यों दिखाई देते हैं, हमारी मॉर्फोलॉजी ऐसी क्यों होती है, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो हमारी बॉडी में हर एक सेल, हर एक ऑर्गन और हर एक बॉडी स्ट्रक्चर को जीन डिफाइन करता है। जीन कहां पर प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है और वह ही हमारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करें कि और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या हैं, आज हम इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन के तौर पर ले रहे हैं। हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले क्या हैं वास्तव में डीएनए क्या होता है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर में हमें कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं और कौन से उस डीएनए पर जीन प्रेजेंट होते हैं। वास्तव में डीएनए अपने आप को किस प्रकार एक्सप्रेस करता है वह आज हम देखने वाले हैं और डीएनए सेल में अपने आप को किस प्रकार रेप्लिकेट करता है और किस प्रकार डीएनए लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। क्यों हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्यों ये डीएनए हमारी वंशानुगति को निर्धारित करता है। तो वंशानुगति की बात करें तो वंशानुगति, इस चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वंशानुगति का आणविक आधार, इस चैप्टर का नाम ही यही है कि वंशानुगति का आणविक आधार, मतलब वह कौन से अणु है जो हमारी वंशानुगति को डिसाइड करते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें तो जो वंशानुगति है वह, उस वंशानुगति की शुरुआत तो सन 1856 से हो चुकी है, क्योंकि ये मेंडल के समय में, ग्रेगर जोहेन मेंडल के समय से ही आनुवांशिकता की शुरुआत हो चुकी है। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे 1856 से 1863, लगभग 7 साल तक मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। पाइसम सेटाइवम ये क्या है भाई? मटर का पौधा है और मटर के पौधे पर लगभग मेंडल ने 7 साल तक प्रयोग किए थे और मेंडल बताते हैं कि जब नई संतति उत्पन्न होती है, या उन्होंने पौधों पर लेकर कहा था, तो उन्होंने कहा था कि जब दूसरी पीढ़ी बनती है तो उस समय क्या होता है कि कुछ गेमिट आपस में फ्यूज होते हैं। गेमिट आपस में फ्यूज होते हैं, मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन की ड्यूरिंग
हमें संतति प्राप्त होती है, संतति ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है और उस संतति में लक्षण उत्पन्न होते हैं। वो कहां से आते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और उनमें कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट में ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्होंने मटर के पौधे को लेते हुए देखा कि जब प्रथम पीढ़ी में उन्होंने जब मेल और फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूज करवाया तो जो संतति प्राप्त होती है उस संतति के हमें निश्चित जीन प्रारूप मिलते हैं। जैसे कुछ पौधे थे बोने, कुछ थे लंबे, तो जो पौधों में बोनापन और लंबेपन का लक्षण है उन लक्षणों के लिए वास्तव में जिम्मेदार कौन है, उन्होंने उसके लिए मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग किया। मेंडल को पता नहीं था वास्तव में जीन क्या होते हैं। उन्होंने तो ऐसा कहा था, आनुवंशिकता की खोज करते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो वास्तव में लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। मेंडल अपने जीवन में इतने दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थे या अपने दुर्भाग्यशाली वैज्ञानिक थे जिन्हें जीते जी उन्हें वैज्ञानिक का दर्जा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि वास्तव में आनुवंशिकता जेनेटिक्स होती क्या है, क्या ये फैक्टर क्या होते हैं, क्या कारक होते हैं, लोगों को पता ही नहीं था। उनके मरने के बाद, मेंडल की डेथ होने के बाद 3 वैज्ञानिक और थे, कोलकोरेंस, हुगो डीब्रीज। उन्होंने सन 1900 में फिर एक बार आनुवंशिकता की खोज की और मेंडल ने जो नियम दिए थे, जो रूल्स दिए थे, उन्हीं नियमों को इन वैज्ञानिकों ने फिर बताया था। तो मेंडल के समय ही आनुवंशिकता की खोज हो चुकी थी। लोगों को पता ही नहीं था कि डीएनए वास्तव में क्या होता है और हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी में जो लक्षण है हमें दिखाई देते हैं या हमारी मोर्फोलॉजी डिसाइड होती है, उसके लिए वास्तव में क्या रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या जिम्मेदार होता है। मेंडल ने यह प्रयोग किए थे और मेंडल ने बताया कि कुछ फैक्टर होते हैं जो कि लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मेस्चर ने सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड की खोज की, लेकिन उन्हें इस न्यूक्लिक एसिड के इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में खुद को नहीं पता था। उसके बाद में क्या होता है 1953, बहुत लंबे समय के बाद में डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया जाता है, उसके सिग्निफिकेंस को बताया जाता है और उसके इंपॉर्टेंस को बताया जाता है। तो आज हम इस चैप्टर में वास्तव में सबसे पहले हम डीएनए के बारे में देखेंगे कि डीएनए वास्तव में क्या होता है। उस डीएनए के बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल से। वास्तव में डीएनए क्या होता है और यह किस प्रकार अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि डीएनए वास्तव में क्या होता है। तो डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स की स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनिक बेस हमें देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजीनस
बेस हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलता है, फॉस्फेट ग्रुप ये हमें डीएनए में देखने को मिलते हैं। अब अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए में पेंटोज शुगर, वो भी कौन सी, डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है, जैसे कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये तो हो गई राइबोज शुगर। लेकिन इस राइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, इसलिए इसे हम बोल देते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन की हमें कमी देखने को मिलती है। राइबोज शुगर हमें, डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा 4 प्रकार के नाइट्रोजिनस बेस हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एडिनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन, ये हमें नाइट्रोजिनस बेस देखने को मिलते हैं। और जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं डीएनए में कहां जुड़ते हैं, डीएनए के पहले कार्बन पर जुड़ते हैं। पहले कार्बन की बात करें, अगर इसकी नंबरिंग की बात करें, अगर इसकी नंबरिंग की बात करें तो ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर की नंबरिंग। और पहले कार्बन पर जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं वह जुड़ता है और OH ग्रुप वाले स्थान पर जुड़ेगा। तो यहां पर क्या जुड़ जाता है, नाइट्रोजिनस बेस एडिनिन। मान लो एडिनिन जुड़ गया, ये तो बन गया न्यूक्लियोसाइड। ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। लेकिन हमने कहा था कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये तो साइड बना है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, तो इसमें जो 5th कार्बन पोजीशन होती है, इस 5th कार्बन पोजीशन पर OH ग्रुप तो हटेगा और यहां पर जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो यह बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, और इसी न्यूक्लियोटाइड्स, इस प्रकार यह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, और हमने कहा था कि पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर होता है मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे और डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रकार, वो भी देख लेते हैं कि किस प्रकार ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हमें देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें तो ये शुगर हो गई, कौन सी शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहां पर क्या जुड़ता है, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ गया। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और यहां पर ये 5 नंबर कार्बन हो गया। यहां से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, ये जो राइबोज शुगर से नाइट्रोजिनस बेस जुड़ता है, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोल देते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, ये तो हो गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में किस प्रकार जुड़ते हैं, जैसे ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, यहां पर जैसे गुआनिन, नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है। ये 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और यहां पर 5 नंबर कार्बन। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा इस 3 नंबर कार्बन से, 3 नंबर कार्बन से जुड़ेगा और
डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड और जुड़ता है और इस प्रकार एक लंबी चेन का फॉर्मेशन होता है और उसे हम बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जैसे यहां पर साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया और यह 3 नंबर कार्बन और इससे जुड़ जाएगा फॉस्फेट। ठीक है, तो ये इस प्रकार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि डीएनए कभी सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। इसी प्रकार एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इधर और प्रेजेंट होती है और डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें, पहले वो स्ट्रैंड देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि वास्तव में डीएनए में जो 5 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, हमें क्यों देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये साइटोसिन है तो साइटोसिन के साथ में गुहानिन ही बाइंड होगा। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार और न्यूक्लियोटाइड हमें देखने को मिलते हैं। यह 3 नंबर कार्बन हो गया, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, यह 3 नंबर कार्बन हो गया, यहां पर फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर साइटोसिन हमें देखने को मिलेगा और साइटोसिन भी ट्रिपल बॉन्ड से गुआनिन से जुड़ता है। यहां पर अगर हम बात करें तो हमें यहां पर थायमिन देखने को मिलता है, तो ये डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े ये हमें दिखाई देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर में हमें वास्तव में क्या दिखाई देता है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड, और यहां पर अगर हम बात करें राइबोज शुगर में, हमने उस शुगर की बात की थी कि यहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है, वो भी कौन से, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड 3,5 डाई फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। थ्री फाइव डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड भी इस प्रकार आपस में जुड़े होंगे, उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार डीएनए का एक स्ट्रैंड और होता है जो कि आपस में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजिनस बेस आपस में जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वह शुगर से एन एसिटाइल ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और दो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह एडेनिन और थायमिन के बीच में तो डबल स्ट्रैंड डबल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमें ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है उस डीएनए पर 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम। हम जब भी डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये हमने डीएनए बना दिया तो हम ऐसे लिखते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम।
वास्तव में यह 3 प्राइम 5 प्राइम डीएनए पर क्यों लिखते हैं, इसका रीजन क्या है? आपने कभी सोचा है इसका रीजन क्या है? मैं बताता हूं क्या होता है। जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, उस डीएनए में हमने कहा कि डीऑक्सीराइबोज शुगर हमें देखने को मिलती है। और डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। इस राइबोज शुगर में वास्तव में क्या होता है कि इस राइबोज शुगर में 3 OH ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं। 3 OH ग्रुप देखने को मिलते हैं, वो फ्री OH ग्रुप होते हैं। और फ्री OH ग्रुप, और अगर आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो आरएनए में हमें 4 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे, और 4 एक OH ग्रुप यहां सेकंड नंबर कार्बन पर और होता है। OH ग्रुप 4 देखने को मिलते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि वास्तव में लगभग ऑर्गेनिज्म में, लगभग जीवित जीवों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्यों नहीं प्रेजेंट हुआ? इसका रीजन यह है कि जितने कोई भी शुगर होती है, उस शुगर पर जितने अधिक OH ग्रुप देखने को मिलेंगे, वह शुगर उतनी ही एक्टिव, या वह बायोमोलिक्यूल उतना ही एक्टिव होगा। और एक्टिव होगा तो अन्य मॉलिक्यूल्स के साथ में क्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, और अस्थायी होगा। अस्थायी होगा तो इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म या जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए एवरी ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि डीएनए में 3 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे, और 3 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे जो कि आरएनए के कंपैरिजन में बहुत ही कम क्रियाशील होगा। और इन 3 OH ग्रुप में से 2 OH ग्रुप आपस में बाइंडिंग द्वारा जुड़े रहते हैं। अब वास्तव में हम बात करते हैं कि 3 प्राइम और 5 प्राइम क्यों बोलते हैं। वो हम बात कर रहे थे कि 3 प्राइम और 5 प्राइम क्यों बोलते हैं। क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड में वास्तव में क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड में वास्तव में क्या होता है देखते हैं। जैसे यह राइबोज शुगर हो गई, डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में, ठीक है। ये OH ग्रुप, H ग्रुप, H ग्रुप ओनली, H, OH, H, H, CH2 और OH। अब इस अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेस जुड़ते हैं, नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट कार्बन पर जुड़ते हैं, और ये फर्स्ट कार्बन ये होता है। और फर्स्ट कार्बन के OH ग्रुप से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और फिर यहां पर बाइंडिंग होगी, और बाइंडिंग के फलस्वरूप जो नाइट्रोजिनस बेस है, वह नाइट्रोजिनस बेस इससे जुड़ जाएगा, बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये जो यहां पर OH ग्रुप फ्री था, उस पर नाइट्रोजिनस बेस जुड़ जाता है। इसका मतलब ये यहां से फ्री नहीं रहा, नाइट्रोजिनस बेस जैसे थायमीन जुड़ गया, ठीक है। अब ये तो नाइट्रोजिनस बेस फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया, और जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप है। हम इसकी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि फिफ्थ कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये यहां पर फॉस्फेट ग्रुप, OH निकल जाते हैं और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ये एक न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड में नीचे की तरफ जो 3 कार्बन है, उस 3 कार्बन पर हम देख रहे हैं कि 3 कार्बन का OH ग्रुप फ्री दिखाई दे रहा है हमें डीएनए की स्ट्रक्चर में। डीएनए की स्ट्रक्चर में हमें 3 कार्बन फ्री दिखाई दे रहा है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर जो राइबोज शुगर होती है, उस राइबोज शुगर का 5th कार्बन है, यहां पर 5th कार्बन प्रेजेंट था, और 5th कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। उस फॉस्फेट ग्रुप पर हमें 5वां कार्बन फ्री देखने को मिलता है।
5वें कार्बन पर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है यह फ्री होता है, क्योंकि लास्ट एंड होता है, लास्ट एंड का ही फॉस्फेट ग्रुप फ्री रहता है। बाकी अगर हम बीच में देखें तो फॉस्फेट ग्रुप अगले वाले न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्री इस पर ये पांचवें प्राइम पर जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फ्री है, इसलिए हम बोल देते हैं कि 5 प्राइम। और नीचे की तरफ जो शुगर का 3rd नंबर कार्बन होता है वह फ्री रहता है, इसलिए हमें इसे 3 प्राइम बोल देते हैं। इसी प्रकार डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है उसके शुगर का 3 कार्बन होता है वह फ्री रहता है, इसलिए 3 प्राइम बोल देते हैं। और जो शुगर पर जुड़ा हुआ फॉस्फेट होता है वहां पर यह 5 नंबर कार्बन पर जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है वो फ्री रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए में हमें 5 प्राइम और 3 प्राइम डेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें डीएनए के और कैरेक्टर की बात करें तो डीएनए के हम बारे में बात कर चुके हैं कि डीएनए लगभग पृथ्वी पर उपस्थित लगभग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है। और कुछ वायरस होते हैं, उन कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए हमें देखने को मिलते हैं। डीएनए ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि डीएनए मोर स्टेबल होता है और इस पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं कि डीएनए होता है, उस डीएनए में दोनों स्ट्रैंड के बीच में हमें नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हुए मिलते हैं। अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए की स्ट्रक्चर में हमें जो कॉमन चीज देखने को मिलती है वे तो होते हैं ये दोनों स्ट्रैंड कॉमन चीज देखने को मिलते हैं, लेकिन जो बीच में ये बाइंडिंग होती है किन के बीच में? नाइट्रोजनस बेस के बीच में ये जो बाइंडिंग होती है ये यूनिक कैरेक्टर होते हैं और इन्हीं कैरेक्टर्स के बेस पर ये डिसाइड होता है कि डीएनए में कौन से जीन प्रेजेंट होते हैं या डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होते हैं उस जीन में क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही इनमें फंक्शन होते हैं। अब डीएनए के हम कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में डीएनए में और क्या फीचर्स होते हैं। जैसे हम डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में तो डिटेल से जान चुके हैं कि वास्तव में मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए की स्ट्रक्चर वास्तव में क्या होती है, और डीएनए की स्ट्रक्चर में हम इसे 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डीएनए के कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो जैसे जैसे डीएनए स्ट्रैंड हो गया। अगर हम इसके हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें ये डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम। ठीक है, ये डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे ये डीएनए होता है, इस डीएनए में ये 5 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है, ये 3 प्राइम होता है और ये 5 प्राइम होता है। इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और गुहानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, यही होता है। और अगर हम देखें जब हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होता है, तो ये दोनों डीएनए की स्ट्रैंड होते हैं, यह टेम्पलेट के फॉर्म में कार्य करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्पलेट के फॉर्म में कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे सेल है, इस सेल को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है।
दो पार्ट में डिवाइड करना है। जब सेल अपना अधिकतम आकार प्राप्त कर लेती है तो वह दो सेल में डिवाइड कर जाती है, और डिवाइड करने के लिए इसमें क्या होता है भाई, डीएनए प्रेजेंट होता है। अब सेल को दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो डीएनए को भी दो भागों में डिवाइड करेंगे, और दो भागों में डिवाइड करेंगे तो होता क्या है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, और रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में खुल जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों स्ट्रैंड के सामने एक और डीएनए का फॉर्मेशन होगा, डीएनए के स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, और डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और इस सेल को डीएनए दे दिया जाएगा और इस सेल को डीएनए दे दिया जाएगा। इस प्रकार डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये सेल होती है, ये पेरेंटल सेल होती है। पेरेंटल सेल का जो डीएनए था वह डीएनए दो पार्ट में डिवाइड हुआ, टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, और इन दोनों स्ट्रैंड के साथ में नए स्ट्रैंड बनते हैं। एक स्ट्रैंड तो पुराना वाला है और एक स्ट्रैंड इसमें नया बनता है। इसका मतलब कि आधा डीएनए जो पहले डीएनए प्रेजेंट था वही डीएनए है, इसलिए हम बोलते हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीएनए में आपस में बाइंडिंग किस प्रकार होती है इनके नाइट्रोजनस बेस के आधार पर, तो जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड हो इस प्रकार, जैसे डीएनए का स्ट्रैंड इस प्रकार मान लेते हैं, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, इस प्रकार ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है। तो ये आपस में किस प्रकार जुड़े रहते हैं, जैसे एडेनिन आपस में जुड़ा रहता है किससे, थायमीन के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा, 3 प्राइम फ्री प्राइम एंड फ्री होगा, वो अभी हमने देखा है। थायमीन एडेनिन के साथ में बाइंड होगा, ठीक है। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, साइटोसिन से साइटोसिन, गुआनिन के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं, और यहाँ पर थायमीन एडेनिन के साथ में बाइंड होता है, एडेनिन थायमीन के साथ में, थायमीन एडेनिन के साथ में, गुआनिन साइटोसिन के साथ में, इस प्रकार ये बाइंडिंग होती है। और अगर सेमी कंजर्वेशन की जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन के ड्यूरिंग जो टेम्पलेट स्ट्रैंड बनते हैं, उन टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या होता है कि ये स्ट्रैंड अलग होगा और ये स्ट्रैंड अलग होगा, और यहां पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। जब दोनों सीक्वेंस अलग होंगे तो इन्हीं का अपोजिट सीक्वेंस इन दोनों डीएनए के नीचे बनेगा, ठीक है। इस प्रकार डीएनए सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। और अगर हम डीएनए की वास्तव में इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कब दिया गया भाई, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था 1953 में, किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, और इन्हें 1956 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है। 1953 में दिया गया। लगभग 1869 ईस्वी में जेनेटिक मटेरियल डीएनए की खोज हुई, और लगभग 80-90 वर्ष के बाद डीएनए के बारे में इतना कुछ जान पाए कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसमें क्या एडेनिन, क्या गुआनिन, साइटोसिन होते हैं। एल्ब्रेस्ट कौशल साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बताया कि इस डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, थायमीन, साइटोसिन किस प्रकार अरेंज होते हैं। और लगभग 1944 के लगभग एक साइंटिस्ट आए थे, चारगांव साइंटिस्ट आए थे। वह चारगांव बताते हैं कि जब उन्होंने देखा कि जो एडेनिन है वह एडेनिन की संख्या थायमीन के बराबर होती है और
साइटोसिन की संख्या गुहानिन के बराबर होती है, तो उन्होंने देखा कि इसमें निश्चित तौर पर ही इसमें एडेनिन आपस में थायमिन के साथ में बाइंड होता है और गुहानिन साइटोसिन के साथ में बाइंड होता है। और बाद में इन्हीं के डाटाबेस के आधार पर इन्होंने 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या मॉडल इन्होंने डीएनए का दिया था। तो ये डीएनए वास्तव में डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो व्यास होता है ये 20 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और एक फेरे के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें 360 डिग्री अगर फेरे की बात करें, राउंड की बात करें, तो उसमें हमें कितने बेस पे इसकी लेंथ कितनी होती है 44 एंगस्ट्रम होती है। 360 डिग्री में 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर भाई? 10 बेस पेयर होते हैं। 10 बेस पेयर होते हैं किस इस 360 डिग्री राउंड के अंदर हमें 10 बेस पेयर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो बेस पेयर के बीच की तो जो डिस्टेंस होती है वह डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रम, ठीक है। इसे हम बोलते हैं अक्षीय दूरी। और हम ये देख चुके हैं कि 5 प्राइम क्यों होता है, 3 प्राइम क्यों होता है, और हम ये भी देख चुके हैं कि डीएनए आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा एडेनिन थायमिन से बाइंड होते हैं और गुहानिन साइटोसिन के बारे में साइटोसिन गुहानिन से बाइंड होते हैं, हम ये देख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आगे का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि डीएनए पैकेजिंग, डीएनए की पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। क्योंकि अगर हम बात करें कि जो हमारी बॉडी होती है या उस बॉडी की सेल में लगभग 2.2 मीटर लंबा हमें डीएनए देखने को मिलता है एक सेल के अंदर। और सेल कितनी को होती है? सेल इतनी छोटी होती है, नगण्य होती है कि जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे माइक्रोस्कोप से तो देखते हैं। और उस सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस प्रकार सेल के अंदर अरेंज होता है उसके बारे में, उस डीएनए पैकेजिंग के बारे में हम कल डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि एक सेल के अंदर 2.2 मीटर लंबा डीएनए किस प्रकार अरेंज होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।